Hello everyone, a very warm welcome to all of you here in this platform ready for study। आज हम क्लास 10th की अर्थशास्त्र की बुक का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, मुद्रा एवं साख। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपके इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कवर कर चुकी हूँ, तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उसको देखिए। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का लिंक दे दूँगी। तो इससे पहले तक हमने क्या क्या पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। हमने सबसे पहले जाना था कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग क्या है, मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर हमने मुद्रा के आधुनिक रूप देखे थे, जिसमें हमने सिक्कों की, नोट की, यूपीआई की, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक और डीडी यानी कि मांग जमा की बात करी थी। ठीक है। फिर हमने ये भी जाना कि बैंकों की आय का स्रोत क्या होता है, बैंक किस तरीके से ऋण देते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो ऋण लेते हैं, जो लोन लेते हैं, वो किन किन चीज़ों से लेते हैं, क्या क्या सोर्स होते हैं उनके लोन लेने की। ये सब कुछ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो स्टार्ट करेंगे आगे का चैप्टर, आगे का पोर्शन पढ़ते हैं। तो अगर आपको ये वीडियोज़ हेल्पफुल लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और हम बोर्ड से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे कि हम जो लोन लेते हैं, जो हम ऋण लेते हैं, उसको लेने के ना 2 तरीके होते हैं। जिस तरीके से आप लेटर लिखते हो अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, हाँ, स्कूल की अपने किसी फ्रेंड को, तो जिस तरीके से आपके जो लेटर होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। सिमिलरली आप जो लोन लेते हो, जो आप ऋण लेते हो, उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊंगी। तो ये है आपका ऋण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमने लोन लिया है। ठीक है, तो लोन हम 2 तरीके से ले सकते हैं। एक होता है आपका औपचारिक लोन या औपचारिक ऋण, एक होता है आपका अनौपचारिक। ठीक है, तो औपचारिक ऋण के स्रोत क्या क्या होते हैं। देखिए, औपचारिक ऋण आपको मिलता है बैंक से, सबसे पहली बात। साथ के साथ आप भी नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आपको एग्जाम टाइम में मदद मिले। तो बैंक से आपको औपचारिक ऋण मिलता है, और साथ ही साथ आपको सहकारी समूह से, यानी कि कोऑपरेटिव सेक्टर से भी आपको ऋण मिलता है, जो कि आपका औपचारिक श्रेणी में आता है, औपचारिक ऋण की श्रेणी में आता है। एक होता है अनौपचारिक ऋण, जो कि आप साहूकार से लेते हो या फिर व्यापारी से लेते हो या फिर अपने नियोक्ताओं से लेते हो। नियोक्ताएं समझते हो, जहां पर आप काम करते हो अपने मालिक से, नियोक्ता से लेते हो, तो वो आपके अनौपचारिक ऋण की श्रेणी में आएगा। साथ ही साथ जब आप अपने किसी दोस्त से ऋण लेते हो, वो भी अनौपचारिक की श्रेणी में आएगा। ऐसा नहीं है कि दोस्त ने आपको बिना किसी ब्याज दर के आपको लोन दिया है तो वो एक औपचारिक ऋण होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार दोस्त वाले या परिवारों से आप जो लोन लेते हो, उनकी जानकारी बैंक थोड़ी रखता है कोई, तो ये भी अनौपचारिक की श्रेणी में आते हैं। और कई बार दोस्त और परिवार भले ही आपसे ब्याज नहीं लेते, लेकिन समटाइम्स उनकी शर्तें बहुत ही अजीब होती हैं, जैसे कि मैं लोन दूंगा तेरे को अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें अनौपचारिक क्षेत्र में ही आती हैं। कोई यहाँ पर आपके ऋण के ऊपर, आपकी लोनिंग एक्टिविटी के ऊपर नज़र नहीं रखता है, इसलिए ये अनौपचारिक का पार्ट होती हैं। तो अब सिस्टमैटिक वे में हम औपचारिक ऋण के स्रोत और अनौपचारिक ऋणों के स्रोत की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसके बारे में पढ़ना, औपचारिक स्रोत के बारे में। औपचारिक स्रोत कौन कौन से होते हैं, बैंक और सामूहिक फर्म्स, कोऑपरेटिव फर्म्स। तो देखिए, औपचारिक ऋण के जो स्रोत होते हैं उनके ऊपर नज़र कौन रखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है। आप कह सकते हो कि छोटे मोटे सारे बैंक बच्चे होते हैं रिजर्व बैंक के, और रिजर्व बैंक होते हैं पापा सबके। ठीक है, आरबीआई नज़र रखता है कि बैंक नकद शेष बनाए हुए हैं कि नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि बैंकों के पास आप जो भी अपना पैसा जमा करते हो, बैंक उस 15% पैसे को अपने पास रखता है
डीडी के तौर पे जो लोग पैसा मांगने आए हैं उनको वापस देने के लिए, और जो बाकी का पैसा होता है 85% का, उसका वो लोग इस्तेमाल करते हैं लोन देने के लिए। और लोन देने के टाइम पे बैंक हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, ज़्यादा अधिक ब्याज चार्ज करता है, ब्याज वसूलता है, तो वही उसकी इनकम का स्रोत होता है। ठीक है, वही उसकी इनकम होती है, आय होती है। तो ऐसे में बैंक तो चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इनकम हो। दैट्स वाई आप लोग के पास फ़ोन आता है कि हाउस लोन ले लो, एजुकेशन लोन ले लो, फलाना ढिकाना लोन ले लो, राइट। तो आरबीआई ये भी नज़र रखता है कि कहीं बैंक ऐसा तो नहीं कर रहे कि वो अपने पास सिर्फ 10% रखते हैं और 90% को वो लोग लोन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके ऊपर भी बैंक नज़र रखता है। अगर कोई बैंक ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो फिर उसको थोड़ी डांट पड़ती है, आप कह सकते हो पापा डांटते हैं जैसे आपको, ठीक है। और बैंक इस बात पर भी नज़र रखता है कि जो बैंक हैं, जो छोटे मोटे बैंक हैं, वो लाभ अर्जित करने वाले बड़े बड़े व्यवसायियों को या व्यापारियों को ही ऋण ना दे, बल्कि छोटे मोटे किसानों को, उद्योगपतियों को और ऐसे कर्जदाताओं को भी ऋण दे जो बहुत ही स्मॉल लेवल पे अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप बड़े व्यापारियों को ही ऋण देंगे तो ऐसे तो वो लोग पैसा लोन लेके उसको कहीं इन्वेस्ट करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन गरीबों को जब तक आप लोन नहीं दोगे, जब तक आप ऋण नहीं दोगे, तब तक वो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो बैंक, आरबीआई इसको भी इंश्योर करता है कि बैंक जो है वो सबको समान रूप से ऋण प्रदान करें। समय समय पर बैंकों के द्वारा आरबीआई को जानकारी देनी पड़ती है कि वो किसको लोन दे रहे हैं, कितनी ब्याज दर वसूल कर रहे हैं। ये सारी बातें आरबीआई को बतानी पड़ती है, जिस तरीके से आपको अपने सारे स्कूल की खबरें पापा को बतानी पड़ती हैं। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि औपचारिक स्रोतों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये आपको बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध करवाते हैं। अब वहीं अगर हम अनौपचारिक क्षेत्रों की बात करें, जैसे कि जिसमें आपके साहूकार, व्यापारी, नियोक्ता, परिवार वाले, दोस्त, सगे संबंधी आते हैं जिनसे आप पैसा उधार लेते हो, ये सारा अनौपचारिक ऋण की श्रेणी में आता है। और यह क्षेत्र अपने ऋणों पर उच्च ब्याज दरें लगाते हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई निगरानी रखने वाला है ही नहीं। आपने अपने फ्रेंड से पैसा लिया तो कोई आरबीआई थोड़ी नजर रखेगा कि आपने अपने फ्रेंड से कितना रुपया लिया है, वो आपसे कितना ब्याज दर वसूल कर रहा है, आप कब तक उसको वापस करोगे। दूसरी बात, अनौपचारिक क्षेत्र से जब आप लोन लेते हो तो आपको समर्थक ऋणाधार की जरूरत नहीं होती। समर्थक ऋणाधार यानी कि कोई भी चीज गिरवी रखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है, आपको बिना किसी चीज को गिरवी रखे ही लोन मिल जाता है। क्योंकि अनौपचारिक स्रोत जो होते हैं, व्यापारी, नियोक्ता और आपका फ्रेंड, क्योंकि आपको वो पर्सनली जानते हैं, इसलिए विदाउट किसी भी कोलेट्रल के समर्थक ऋणाधार के आपको लोन दे देते हैं वो लोग। यह उधारकर्ताओं के ऋण को बढ़ा सकता है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। अनौपचारिक क्षेत्र से जब आप लोन लेते हो तो ब्याज की दरें इतनी ज़्यादा होती है कि आप लोन लिया हुआ पैसा तो वापस कर देते हो, लेकिन ब्याज का पैसा वापस करते करते पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है और कई बार तो आप वो पैसा वापस ही नहीं कर पाते हो ब्याज का। तो ऐसे में आप कर्ज के जाल में फंस जाते हो। अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसा बहुत होता है। पुराने ज़माने की मूवीज़ देखना, 2 बीघा ज़मीन और मदर इंडिया, ये सब मूवी में आपको दिखाया जाएगा कि कैसे पहले जमींदार और व्यापारी वगैरह कैसे किसानों को, छोटे मोटे किसानों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनको एक्सप्लॉइट करते थे, उनका शोषण करते थे। इसके अतिरिक्त जो लोग अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, वो ब्याज की उच्च दरों को देखकर ऐसा करते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने अपना, मान लीजिए फैक्ट्री सेटअप करने के लिए 100 रुपये का लोन लिया, लेकिन उस पर वो कह रहा है कि 90 रुपीज़ तो वो ब्याज दर चार्ज करेगा। तो ऐसे में जितना लोन नहीं लिया उससे कहीं ज़्यादा तो ब्याज ही देना पड़ रहा है। तो लोग कहीं भी नया इनिशिएटिव लेना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ब्याज की दरें बहुत ज़्यादा हैं, लोन वापस नहीं कर पाए तो कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही गलत है। अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। हालांकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी गरीब परिवार अपनी उधार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। औपचारिक पर तो कम ही है, अनौपचारिक पर ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार के समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता नहीं होती। किसको नहीं होती? औपचारिक को तो होती है, लेकिन अनौपचारिक को नहीं होती है किसी भी समर्थक ऋणाधार की ज़रूरत, क्योंकि आपके दोस्त, आपको व्यापारी, साहूकार, सूदकार और जमींदार ऐसे ही बिना किसी चीज़ को गिरवी रखवाए, बिना किसी समर्थक ऋणाधार के लोन प्रोवाइड करते हैं। तीसरी बात, बैंकों से लोन लेते टाइम आपको बहुत सारी कागजी कार्यवाही पूरी करनी पड़ती है, जिसको गांव के लोग करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए वो लोग, गांव के लोग, साहूकारों से ही लोन लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि कोई भी पेपर वगैरह का पेपर वर्क उनको करना नहीं पड़ता है।
तीसरी बात, बैंक आपको सिर्फ ऐसे ही काम के लिए लोन देता है जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, उससे आपको भविष्य में लाभ मिलेगा। कभी भी बैंक आपको इसलिए लोन नहीं देंगे कि तुम्हारे को कपड़े खरीदने हैं, तुम्हारे को कार खरीदनी है, नहीं, इन सब कामों के लिए बैंक लोन नहीं देगा। इन सब कामों के लिए लोन लेना है तो आपको साहूकार के पास जाना पड़ेगा। यही रीज़न है कि गाँव के लोग आज भी ज़्यादातर लोन लेना प्रीफर करते हैं, तो बैंक से नहीं बल्कि साहूकार और ज़मींदार से। आप यहाँ पर इस आलेख को देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि 2012 में भारत के ग्रामीण परिवार के लोग जो साख ले रहे थे, साख मतलब जो ऋण ले रहे थे, ऋण मतलब जो लोन वो लोग ले रहे थे, उनके क्या क्या स्रोत थे। तो सरकारी लोन लेने वाले सिर्फ 1% ही लोग थे। सहकारी बैंक समितियों से लोन लेने वाले या सहकारी समितियों से लोग 25% ही लोन ले रहे थे। व्यावसायिक बैंक से 25% लोन ले रहे थे, लेकिन साहूकारों से देखो कितना लोन ले रहे थे, 33%। सबसे ज़्यादा लोन वो लोग साहूकार से ले रहे थे। जमींदारों से 1% लोन ले रहे थे, रिश्तेदारों से 8% लोन ले रहे थे, और अन्य लोगों के स्रोत थे सिर्फ 2%। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से गांव के लोग आज भी साहूकार से मिलने वाले लोन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। आपकी बुक का ही एक और डायग्राम आप देखिए, शहरी परिवारों के द्वारा कुल ऋण का कितना प्रतिशत औपचारिक व कितना प्रतिशत अनौपचारिक था, ये आपको देखना है। जो ब्लू कलर का पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका अनौपचारिक है, यानी कि जो आपने दोस्तों से, सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से लेते हो वो पैसा, और जो पर्पल कलर का प्यारा सा रंग दिख रहा है, ये आपका औपचारिक स्रोत से लिए जाने वाला ऋण है। तो आप देखिए यहाँ पे शहरों में गरीब परिवार 85% जो है वो अनौपचारिक स्रोतों के ऊपर ही निर्भर है। कम संपत्ति वाले, मतलब जिनकी कंडीशन थोड़ी सी इम्प्रूव है, गरीब बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो लोग 53% अनौपचारिक स्रोत से ही ऋण लेते हैं। समृद्ध परिवार की बात करें, जो काफ़ी अच्छे हैं, अच्छा कमा खा रहे हैं, वो 28% ही अनौपचारिक स्रोत से ऋण लेते हैं। और जो सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं वो तो बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर ही अनौपचारिक स्रोत से लोन लेते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ से लेते हैं, बैंकों से लोन के तौर पे उठाते हैं। देखो बैंकों से लोन लेना ना काफ़ी सस्ता पड़ता है। बैंक से आपको सिर्फ 4-5% के इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा। वहीं आप अगर अनौपचारिक स्रोत से लोन लेते हो तो आपका ऋण आपको कई बार 20%, 15%, 10% इतना ज़्यादा ब्याज पे आपको लोन मिलता है, तो वो सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों को बहुत अच्छे से समझा ऋण के। अब हम बात करेंगे स्वयं सहायता समूह की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा अपनी मम्मियों को, आंटियों को, कि कमेटी डालती हैं वो लोग। तो स्वयं सहायता समूह काफ़ी हद तक उस कमेटी से ही संबंधित है, लेकिन थोड़े बहुत अंतर हैं दोनों में, वो भी आपको हम बताएंगे। स्वयं सहायता समूह की बात करें तो गांव के ज़्यादातर लोग इन्हीं से लोन लेना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको एक सेफ लोन मिलता है, वो भी बहुत ज़्यादा अधिक ब्याज दरों पर नहीं मिलता है। स्वयं सहायता समूह एक गांव के अड़ोसी पड़ोसियों का 50 से 20 सदस्यों का ग्रुप होता है, और उसमें ज़्यादातर महिलाएं ही शामिल होती हैं। और जो भी लोग इस पूरे समूह के सदस्य होते हैं उनको छोटा मोटा लोन मिल जाता है, वो भी बहुत ही कम ब्याज दरों पर। ठीक है, यह साहूकार से लेने वाले लोन की ब्याज दरों से तो बहुत कम होता है। साहूकार आपको जहाँ पे 10% के इंटरेस्ट रेट पे, 10% के ब्याज दर पे लोन देगा, वहीं स्वयं सहायता समूह से आपको 2 या 3% के ब्याज दर पे लोन मिल जाएगा। तो ये काफ़ी सस्ता लोन आपको देते हैं। 1-2 वर्ष के बाद यदि समूह नियमित रूप से बचत में, तो वह बैंक से ऋण प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। ये पॉइंट बहुत समझना आपके लिए ज़रूरी है। जो स्वयं सहायता समूह बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं, ठीक है, और अपना पूरा डेटा मेंटेन करते हैं, कितने लोगों ने लोन लिया, कितने लोगों ने समय पर वापस किया, क्या इनकी कंडीशन है, कैसे बैठक होती है, किस हिसाब से लोग पैसा जमा करते हैं, इन सब की एक्टिविटी अगर कोई स्वयं सहायता समूह रखता है और 2 साल से उनका पूरा पेपर वर्क मेंटेन रहता है, तो वो लोग इतने ज़्यादा केपेबल हो जाते हैं कि उनको बैंकों से भी लोन मिलने लग जाता है। क्योंकि 2 वर्ष का अगर वो अपना नियमित रूप से पेपर वर्क बैंक को दिखाते हैं, तो बैंक को उन स्वयं सहायता समूह के ऊपर एक विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये समूह अच्छा है, अगर हम इनको लोन देंगे तो पैसा हमें वापस मिलेगा। विश्वास हो जाने की वजह से ही 2 साल बाद स्वयं सहायता समूह को बैंकों से भी ऋण प्राप्त होने लग जाता है, यानी कि बैंक भी उनको पहचानने लगते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। अब गरीबों के लिए तो ये स्वयं सहायता समूह का आइडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर गरीब लोग अपना कोई एक काम करना शुरू करना चाहते हैं, अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उससे उनको प्रेरणा मिलती है, क्योंकि बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन मिलेगा। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ से लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है, जिससे उसकी आय आएगी,
उसका रहने सहने का जो एक तरीका है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो अपग्रेड होगा, हाई होगा। साथ ही साथ उसको स्वयं रोजगार मिलेगा और वो दूसरों को भी रोजगार प्रदान करेगा और साहूकारों के शोषण से भी बचाएगा उनको ये वाला लोन। प्लस कर्ज के जाल में नहीं फंसते हैं क्योंकि ब्याज की दरें बहुत कम होती है और स्वावलंबन बनते हैं, अपने आप में एक आत्मनिर्भर बनते हैं। तो स्वयं सहायता समूह को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि गांव के एरिया में बैंक लगाना अगर पॉसिबल नहीं है तो स्वयं सहायता समूह को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, इसको SHG भी बोला जाता है, तो इनको प्रमोट करना चाहिए ताकि लोगों को, गांव के लोगों को भी सस्ते लोन मिल सके। अब स्वयं सहायता समूह के कार्य क्या क्या होते हैं? ये एक तो बिना समर्थक ऋणाधार के लोन देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी 12-20 लोगों का ग्रुप होता है, ये लोग महीने की या हफ्ते में अपनी एक मीटिंग रखते हैं और हर महीने आकर कुछ महिलाएं 100 रुपया या जितना भी जिनका मन होता है वो उतना पैसा जमा करवाते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस देख लो कमेटी में और स्वयं सहायता समूह में। आपके अगर मम्मियाँ या आपकी आंटियाँ कोई भी कमेटी डालती है तो उनसे पूछिएगा, कमेटी डालने के लिए पैसा फिक्स होता है, यानी कि आपको हर महीने अगर मान लीजिए 500 रुपये दे रहे हो तो हर महीने 500 ही देने पड़ेंगे। लेकिन स्वयं सहायता समूह में क्या होता है कि जितने भी मेंबर हैं उनके पास जितना पैसा है वो उतना दे सकते हैं। हो सकता है आज इस लेडी के पास 100 रुपये हैं तो आज वो 100 रुपये देगी, कल उसके पास 500 रुपीज़ होते हैं तो वो 500 रुपये देगी। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है, कमेटी में और स्वयं सहायता समूह में। स्वयं सहायता समूह से जो लोन मिलता है वो बिना किसी चीज़ को गिरवी रखवाए मिलता है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह आसपास के जानने वाले लोगों का ही होता है। तो जो भी लोन लिए जाते हैं वो समूह के नाम पे लिए जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पे वो लोन नहीं मिलता है। और मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने वो लोन नहीं चुकाया तो फिर पूरा समूह मिलकर उस लोन को चुकाता है, उस लोन को पे करता है। समूहों की जमा पूंजी इकट्ठा करना इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। वही जमा किए हुए पैसों से दूसरों को लोन दे दिया जाता है। गरीब विशेषकर महिलाओं को इसमें एकत्रित किया जाता है। सही बात है, गरीब महिलाओं को एकत्रित करेंगे, वो अपना ग्रुप बनाएंगी, लोन लेंगे, अपना एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करेंगे तो एक समय बाद वो आत्मनिर्भर बनेगी। तो ये भी महत्वपूर्ण कार्य है। कम ब्याज दरों पर लोन देना और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना। अब आप खुद सोचिए कि अगर महिलाएं एक ग्रुप बनाकर अपना मीटिंग करती हैं तो क्या उसमें सिर्फ वो पैसों की ही बात करेंगी? ऐसा नहीं है। कई बार महिलाएं अपने घर में चलने वाले या अपने सामाजिक मुद्दों के ऊपर भी चर्चा करती हैं। इससे महिलाएं जो है समाज में आगे आती हैं और अपनी बात को खुलकर सबके आगे कह पाती हैं। तो स्वयं सहायता समूह के न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक भी काफ़ी अधिक लाभ हमारे को देखने को मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्वयं सहायता समूह क्या वास्तव में कहीं एग्जिस्ट करता है? तो बिल्कुल करता है। बांग्लादेश इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने एक पहल पर क्या कार्य शुरू किया था? बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक बनाए थे और इन ग्रामीण बैंक में ज़्यादातर जो सदस्य थी वो महिलाएं थी, जिन्होंने बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन लिया और ना सिर्फ लोन लिया बल्कि उसे वापस भी किया। ठीक है, तो जिससे ये पता लगता है कि अगर महिलाएं समाज के विकास के लिए कोई भी ऋण लेती हैं और उसका उत्थान होता है तो वो उस ऋण को वापस भी करती हैं और गरीबी के जाल से भी बाहर निकलती हैं, साथ ही साथ देश के विकास में भी अपना योगदान देती हैं। तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बोलते हैं कि लोगों को, गरीब लोगों को बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि वो भी अपना खुद का स्वयं का विकास कर सकें। यहाँ पर आप उनके द्वारा दी हुई बात, उनके द्वारा कही गई बात को पढ़ सकते हैं कि अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाए तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का एक बहुत बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। सही बात है, अगर आप गांव के लोगों को छोटा मोटा लोन प्रोवाइड करेंगे तो एक टाइम बाद वो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट प्रूफ होगा, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव प्रूफ होगा। ये हैं आपके प्रोफेसर यूनुस। इनको इनके इस इनिशिएटिव के लिए 2006 में शांति का नोबल पुरस्कार भी दिया गया था। इन्होंने स्थापना की थी ग्रामीण बैंक की और ये बांग्लादेश के हैं और उस ग्रामीण बैंक का ये है आपका सिंबल। जिस तरीके से स्टेट बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का, RBI का सिंबल होता है ना, वैसे ही ग्रामीण बैंक का भी एक सिंबल है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको चीज़ें सारी क्रिस्टल क्लियर वे में समझ आई होंगी। कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई विल रिप्लाई यू एंड विल क्लियर यू ऑल द डाउट्स। आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो अगर आपको ये पूरा सेशन बहुत अच्छा लगता है, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि डेली आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम के बच्चों की क्लासेस मैं यहाँ पे कंडक्ट करती हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।